नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेश्यावृत्ति के बारे में और इस पर तफसील से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी नवीन जी, आपको इस विषय से संबंधित तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं इस विषय से संबंधित जानकारी देना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपको बता दें कि फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं। तो जाहिर तौर पे ये विषय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल मेरा नवीन जी आपसे यही है कि भारत में वेश्यावृत्ति कानून क्या है, विस्तार से बताएं। जी जी, जो सबसे पहला कानूनी प्रावधान भारत में लाया गया था वो महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम सन 1956 में ये पारित हुआ। आमतौर पर इसको SITA या सीता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ ऐसी थी कि न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर भारत ने भी वहां पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी और उनके दमन शोषण से संबंधित कानून बनाने के लिए क्योंकि उस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे तो भारत भी बाध्य था और इस वजह से ये कानून पारित किया गया। इस कानून को पारित करने में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत ही एक्टिवली इस पूरे सब्जेक्ट को परस्यू किया था उस टाइम पर और इस कानून से काफी हद तक जो इसके उद्देश्य थे कि महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी को रोका जाए, ये हासिल भी किया गया। लेकिन ये जो कानून है ये थोड़ा अस्पष्ट होकर के रह गया। अस्पष्ट इसलिए कहूंगा मैं कि सन 1956 में पारित होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन भी हुए और इसका नाम फाइनली इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बदल के रख दिया गया। इस कानून के अंदर जहां एक तरफ वेश्यावृत्ति जो है, वेश्यावृत्ति यदि कोई महिला या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कर रहा होता है तो उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता। लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज हैं जैसे ग्राहक हो गए या कोई भी हो जो यौनकर्मी को और ग्राहक को एक दूसरे से मिलवा रहा है, इन सब के लिए सजा के प्रावधान इस कानून के अंदर किए गए हैं। तो एक तरफ जहां वेश्यावृत्ति अपने आप में अपराध घोषित नहीं किया गया है इस कानून में, वही इसमें शामिल होने वाले जो दूसरे लोग हैं उन सबके कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो है ग्राहक ढूंढने के लिए सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करना, इस पर प्रतिबंध है या एक्टिवली जो है पब्लिक प्लेस में जैसे कि मंदिर हो गया या कोई भी ऐसी जगह जिसको सार्वजनिक घोषित किया गया है वहां पर पकड़े जाना वेश्यावृत्ति में लिप्त, तो इन सब चीजों के लिए जो है सजा का प्रावधान किया गया है। जी सर, ये बताइए कि क्या कानून वेश्यावृत्ति पर कुछ अस्पष्ट है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना कि जो कानून है, जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति में लिप्त है उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं देता उसको, क्योंकि वेश्यावृत्ति को आज के समय में एक पेशा माना गया है। तो यदि कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति कर रहा है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन वही जो दूसरे लोग हैं जैसे जो यौनकर्मी है उसका जो भी ग्राहक है, ग्राहक का वेश्यावृत्ति में लिप्त होना यौनकर्मी के साथ में वो पनिशेबल है, उसके लिए सजा का प्रावधान है।
जो लोग दलाली करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो इस वजह से जो है ये कानून थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाता है और कंट्रोवर्सीज जो है इन्हीं सब कानूनों से, इन्हीं सब प्रावधानों की वजह से इसके अंदर आती है। जी। जहां एक तरफ करने वाले को, है ना, यौन कर्मी के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए सजा के प्रावधान है। जी। क्या यौन कर्मियों की सुरक्षा का भी कोई अधिकार उपलब्ध है? देखिए, हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस मामले की सुनवाई किया जा रहा था, उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि वेश्यावृत्ति का जो पेशा है उसको औपचारिक तौर पर एक पेशे का दर्जा दिया गया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से बाकी दूसरे पेशे हैं उसमें जो भी पेशेवर होते हैं उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार होता है ना, तो उसी प्रकार से यौन कर्मियों को भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। हाँ, बेशक जो यौन कर्मी है इनके पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि जैसे दूसरे पेशों में होता है कि वहां पर संगठन होते हैं, श्रम कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। तो श्रम कानून जो है वो इस पेशे पर लागू नहीं होते, लेकिन जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे जीने का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार यौन कर्मियों को भी बराबर उपलब्ध हैं। उसको जो है डिनाई नहीं किया जा सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता है सिर्फ पेशे के आधार पर। साथ ही साथ यदि पुलिस जो है किसी प्रकार से अत्याचार करती है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर यदि ये कहा जाए तो सुरक्षा का अधिकार यौन कर्मियों को प्राप्त है, एक डिग्निफाइड लाइफ या इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अधिकार उनके पास में है। यदि रिहैबिलिटेट होना चाहते हैं, मान लेते हैं कि कोई किसी मजबूरीवश इस पेशे में आया हो व्यक्ति और उसे अब ये प्रतीत हो रहा है कि उसको इससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर निकल के करे क्या? तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गए या कोई और जो है रिहैबिलिटेशन मेजर्स हैं, तो उनके लिए भी जो है अधिकार प्राप्त है यौन कर्मियों को, और उसके लिए उन अधिकारों की मांग यौन कर्मी भी कर सकते हैं। जी, ठीक है। आपने भी कहा कि पुलिस सेक्स वर्कर्स को परेशान न करे, इसके लिए भी प्रावधान है। सर, क्या प्रावधान है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जब जो मैं कह रहा था कि मामले की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय में हुई, बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, इस मामले की सुनवाई के दौरान एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए। उन रिकमेंडेशंस के अंदर ये चीज पाया गया था कि जब भी कोई यौन कर्मी पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत लेकर के जाता है और वहां पर मान लेते हैं किसी के विरुद्ध शिकायत करानी हो या कोई भी यदि ज्यादती हो रही है किसी यौन कर्मी के साथ में, तो वहां पर पुलिस वाले जो हैं इनको इंसान की तरह से व्यवहार नहीं करते। वहां पर इनके पेशे की वजह से पुलिस वाले भी या तो इनकार करने बिल्कुल ही इनकार कर देना चाहते हैं, या फिर इनके मामले की सुनवाई या छानबीन या इनका केस रजिस्टर करने का प्रयास ही नहीं करते। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब यौन कर्मियों से संबंधित कोई भी मामला उनके समक्ष आता है तो पुलिस को चाहिए कि वे संवेदनशील होकर के और इनको भी किसी आम नागरिक की तरह ट्रीट करते हुए इनकी शिकायतों को भी पुलिस जो है दर्ज करे, उनकी सुनवाई करे, और यदि ये प्रतीत होता है कि जो यौन
प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता है तो पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई आवश्यकता है तो पुलिस को उसकी भी व्यवस्था करा करके देनी चाहिए। तो इस तरह के काफी सारे दिशा निर्देश जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं, जो कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देश देता है कि वे पुलिस को सेंसिटाइज करें और ऐसा ना हो कि पेशे के आधार पर किसी प्रकार से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या इनकार किया जा रहा है ना। और मुख्य धारा में जैसे किसी भी आम आदमी को जिस तरीके से पुलिस ट्रीट करती है बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करे और जो भी आवश्यक वहां पर होता है प्रोटेक्शन से लेकर रिहैबिलिटेशन तक वो सारे कदम पुलिस को उठाने चाहिए। ठीक है सर, ये बताइए कि कैसे कानून रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले यौन कर्मियों को पुलिस कार्रवाई के प्रति संवेदनशील बनाता है? जी देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले जो यौन कर्मी हैं उनके प्रति पुलिस की संवेदनशीलता बहुत ही आवश्यक होती है। देखिए, जब भी जो रेड लाइट एरियाज में कोई भी यौन कर्मी रह रहा हो वहां से संबंधित यदि कोई भी मामला पुलिस के समक्ष आता है या किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेंट किए जाने पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस सीधे सीधे जाकर के यौन कर्मियों को ही दोषी न ठहरा दे। यौन कर्मियों को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनकी भी सुनवाई करे, है ना, और ये जानने का प्रयास करे कि क्या वो स्वेच्छा से इस पेशे में है या फिर किसी प्रकार से उसके साथ में कोई धोखा हुआ है या जो भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यौन कर्मी के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, ये कानून भी कहता है। साथ ही साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उनमें भी कहा गया है कि काफी संवेदनशीलता से मामलों को सुनना है, उनको दर्ज करना है ना। पुलिस को कभी भी पूर्वाभास के तहत किसी भी मामले की छानबीन नहीं करनी है। उनको भी हमारे भारत देश के एक आम नागरिक की तरह उनके साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिए। कई बार ऐसे भी मामले आ जाते हैं जहां पर यौन कर्मियों के बच्चे होते हैं। अब उन बच्चों को लेकर के भी पहले जो सुनवाई के दौरान, जब ये मामला जो है काफी पुराना है वैसे, और इसमें हालांकि ये अपील में अपीलेंट आए हुए थे, अपील को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इस मामले में कमेटी का गठन किया गया था तो इसमें आगे भी सुनवाई चल रही है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है और भी नए नए दिशा निर्देश इसके अंदर जारी कर रहे हैं। तो एक रिकमेंडेशन कमेटी का ये भी था कि बच्चों को यौन कर्मियों से दूर न किया जाए यदि ये साबित हो जाता है कि बच्चा उसी यौन कर्मी का है। हालांकि शुरुआत में इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन आगे चल करके हाल फिलहाल में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकमेंडेशन को भी माना कि यौन कर्मियों के बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाना ये भी एक प्रकार की क्रूरता है। और यदि यौन कर्मी अपने साथ ही बच्चे को रख के उसको बेहतर जीवन देने के लिए तत्पर है, इच्छा रखती है, तो उसके लिए यदि उसके रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है तो पुलिस को उस दिशा में भी काम करना चाहिए, एनजीओ के साथ में संपर्क स्थापित करके, और उनकी एनजीओ की भी सहायता ली जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के काफी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, कानून के तहत भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार।
जी। सर, वेश्यावृत्ति की रिपोर्टिंग पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है? जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी प्रेस कर्मी यदि किसी रेड लाइट में किसी प्रकार का रेड यदि पुलिस कर रही है और वहां पर यौन कर्मियों को पकड़ा जाता है या किसी दूसरे लोगों को भी पकड़ा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रेस को भी अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। प्रेस को चाहिए कि उस मौके का फायदा ना उठाए, मौके का फायदा उठाते हुए यौन कर्मियों की वीडियोस, फोटोग्राफ्स लेकर के उसको जो है पब्लिक फोरम में पोस्ट ना करे। उसकी निजता का जो अधिकार है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जहां तक संभव हो हर एक यौन कर्मी के जो राइट टू प्राइवेसी है या निजता का अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि ना तो नाम, ना ही तस्वीरें और ना ही पहचान किसी भी तरह से सार्वजनिक ना हो, ताकि ऐसे यौन कर्मी यदि वे भविष्य में पुनर्स्थापित होना चाहते हैं या इस पेशे से बाहर निकल के कुछ और करना चाहते हैं, तो वहां पर ये चीजें जो है उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा ना डाल सके। तो अपने आप के ऊपर प्रतिबंध लगाना, परहेज करना, ये दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं प्रेस के लिए। जी। सर, नाबालिग से वेश्यावृत्ति करवाने पर क्या कुछ सजा का प्रावधान है? जी देखिए, कानून के अंदर प्रावधान ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिग से यदि वेश्यावृत्ति करवाता है और अगर वो पकड़ा जाता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है किसी भी प्रकार से यदि जानबूझकर किसी नाबालिग को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में या यौन कर्म के लिए मजबूर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कठोर कारावास, ये सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि 2000 रुपए तक का जुर्माना है। जी, ठीक है। तो ये जुर्माना लगाया जा सकता है और कठोर जो दंड है उसका प्रावधान भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो आपने बहुत ही विस्तार से वेश्यावृत्ति कानून के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।